अगर आप कुछ दिनों से नहीं हंसे, नहीं मुस्कुराए, एक ख़बर आप सुने और मुस्कुराएं। गाज़ा में 7 अक्टूबर 2023 से जंग चल रही है। उस जंग में 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लोगों की शहादतें हो चुकी हैं, जिनमें तकरीबन आधे बच्चे हैं, बाकी मर्द और औरतें शामिल हैं। इसराइल को भी भारी नुकसान हुआ है। इसराइल ने इस दौरान, जंग के दौरान, जो गाज़ा का इलाका है जिसमें कई सारे शहर शामिल हैं और 22 लाख के करीब आबादी थी, उस पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया है। तमाम इमारतें, जो रिहायशी इमारतें थी, वो सब ध्वस्त हो चुकी हैं। इस जंग को रोकने के लिए जो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, चीन है, रूस है, अरब के तमाम मुल्क, वो लगे हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं। यूरोप के मुल्क, यूरोप में ख़ास तौर से फ्रांस की तरफ से, स्पेन की तरफ से जंग बंदी के लिए कोशिशें हो रही हैं और वो कोशिशें जेन्युइन हो रही हैं, ऐसा नज़र भी आ रहा है। अरब के मुल्कों में कतर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, साथ ही अफ्रीका के देश, साउथ अफ्रीका, ओमान और बहुत सारे मुल्क दुनिया भर के इस जंग को रोकने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जंग अभी तक कोई सीज़ फायर वहाँ नहीं करा सका है। अमेरिकी राष्ट्रपति पब्लिक में इस बात का ऐलान कर चुके थे रमज़ान शुरू होने से पहले कि जंग रमज़ान से पहले एक सीज़ फायर हो जाएगा, और वो उनका अपना एक पूरा मसौदा उन्होंने तैयार किया था अमेरिका ने, जिसमें जितने भी फरीक हैं वो सब एग्री कर गए थे और फ्रांस के अंदर उस पर साइन वगैरह होना बाकी थे। उससे पहले इसराइल ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। हमने अपनी रिपोर्ट्स में बताया पहले भी, बाइडेंस डॉक्ट्रिन उसको नाम दिया गया था, जो रमज़ान से पहले साइन होना था। अब आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी यहाँ पर जानकारी दी है दुनिया को। आप इस जानकारी को पाने के बाद गर्व कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हम एक विश्व गुरु देश है, और भारत का जो प्रधानमंत्री है वो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर है। अमेरिका का लीडर जो नहीं कर सकता, रूस का प्रेसिडेंट जो नहीं कर सकता, चीन जो नहीं कर सकता, सऊदी अरब, तुर्की, ये देश नहीं कर सकते हैं, वो काम मोदी ने कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, अभी रमज़ान का महीना था और मैंने गाज़ा में भारत का दूत भेजा। इसराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मैंने कहा कि कम से कम रमज़ान के महीने में गाज़ा में बमबारी न करें, और उन्होंने मेरी बात को रखा। मैंने इसराइल से कहा कि रमज़ान के महीने में गाज़ा में बमबारी न करें, और वहाँ रमज़ान के महीने में फिर इसराइल ने बमबारी नहीं की। ये 100% झूठी बात है। पूरे रमज़ान के महीने, ईद के दिन, ईद के बाद और आज के दिन तक वहाँ जंग जारी है। किसी तरह की कोई कार्रवाई इसराइल की तरफ से बंद नहीं हुई है। जंग के दौरान कभी तीव्रता आ जाती है, कभी उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है। ऐसा होता है, हमेशा होता है, जगह होता है जहाँ भी जंगें होती हैं। गाज़ा में ईद रमज़ानों के दौरान बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। रफ़ा के अंदर इसराइल ने ऑपरेशन किए, खान यूनुस, वहाँ तो भारी तबाही की रमज़ान के महीने में की। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि मैंने इसराइल के प्रधानमंत्री से खबर भेजी थी और गाज़ा में जंग रुक गई थी, जैसे उन्होंने यूक्रेन की जंग रुकवा दी थी। ठीक इसी तरह का एक दावा यहाँ पर है।
प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं उनके बोलने का कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं। उनके जो दर्शक हैं वो उन दर्शकों को अलग अलग तरीके से डील करते हैं। एक दर्शक वो है उनका जो टेलीविज़न पर उनको दिखता है, सुनता है। एक दर्शक उनके वो हैं जो आम सभाओं में, जनसभाओं में या रैलियों में उनके भाषणों को सुनते हैं। सबके लिए अलग अलग उनके पास रेसिपी मौजूद है। अभी जैसे 14 तारीख को उन्होंने जब पर्चा दाखिल करने के लिए बनारस में गए हुए थे तो वहाँ क्या बोला वो सुने आप। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूँगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूँगा। जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करने लग जाऊँगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं बचूँगा। इस पर हम बात करेंगे तफसील से, आप सुने और आगे। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा, ये मेरा संकल्प है। आपको ये मेरा संकल्प है, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा। अब अगले ही दिन 15 तारीख को मुंबई में क्या बोलते हैं सुनिए। तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो डंके की चोट पर यही कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। उसी 27% ओबीसी की कोटे में से मुस्लिमों की सभी जातियों को आरक्षण दे दिया गया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये अलग अलग वक्त में जो उन्होंने 8 स्पीचेस की हैं वो हमने यहाँ पर सुनाने की कोशिश की। मुस्तकिल प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान टारगेट करते रहे एक वर्ग को, एक समाज को, एक धर्म को। राजनीतिक मुद्दों पर आप बात करिए, कांग्रेस को बुरा भला कहिए, वो कोई मसला नहीं, लेकिन आप सीधे सीधे मुस्लिम सोसाइटी को यहाँ पर टारगेट करते हैं और गलत बातें करते हैं। अमित शाह का एक बयान सुनवाते हैं आपको। ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं। केजरीवाल को जो एंट्रिम बेल मिली है उस पर अमित शाह क्या कहते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट को इस पर देखना चाहिए। यह दखल है जुडिशरी के अंदर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है इस तरह की बातों पर। सुने क्या कहते हैं अमित शाह। जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूँ कि रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। जो एंट्रिम बेल दी गई है वो रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। आगे और सुने। काफ़ी लोग देश में मानते हैं, काफ़ी लोग मानते हैं, यानी लोगों ने अगर कोई बात कही है तो अमित शाह उसको लोगों की तरफ से ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ये मैं कह रहा हूँ। ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है कि अमित शाह कह रहे हैं यहाँ पर केजरीवाल को अदालत की तरफ से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। ये अदालत पर जो प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स होती है ये वो है। जुडिशरी पर जो दबाव है ये उसको जाहिर करता है। यहाँ अमित शाह बड़ी चालाकी के साथ अपनी बात में शामिल करते हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। अपनी बात भी कह दी और लोगों को उसमें अननेसेसरी इंक्लूड करके
बात यह कि मुल्क के अंदर चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की जो जानकारियां हैं वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। पहले, दूसरे, तीसरे चरण के, चौथे चरण के चुनाव के जो जानकारी आ रही हैं वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान और दिया है, वो भी आपको पढ़ के सुना देते हैं, फिर बाकी तफसील से बात करते हैं। एसपी और कांग्रेस वाले पावर में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम लेकर के उन पर आरोप लगाया। चुनाव आयोग के ऊपर जो बातें हो रही हैं, तो चुनाव आयोग को आप सब मान के चलें कि वो एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है, ना कि कोई आयोग है। चार जून को जो नतीजे आने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी का चुनाव तो चौथे फेज के बाद ख़त्म हो चुका है। ठीक है, गुजरात का चुनाव हो चुका, राजस्थान का चुनाव हो चुका, मध्य प्रदेश का चुनाव हो चुका, उत्तर प्रदेश की काफ़ी सीटों पर तकरीबन 29 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 41 सीटें बाकी हैं। बिहार में भी काफ़ी चुनाव हो चुका, उत्तराखंड के चुनाव हो चुके। बीजेपी के पास जो राज्य बचते हैं, जो जगह बचती हैं, वो यूपी में 41 सीटें हैं। ये 41 सीटें वो सीटें हैं जो मंडल रिजर्वेशन संविधान जिन लोगों के लिए अहमियत रखता है। जो बीजेपी का एक मजबूत इलाका माना जाता है, वहाँ चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुके। 2014 और 2019 में भी बीजेपी को जहाँ अब चुनाव होंगे वहाँ ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली थी, और ये इलाका समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, वाम दल, इनके वोटर्स का इलाका है। तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश की जो 41 सीटें हैं, इनको मान सकते हैं कि यहाँ पर ये चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। बिहार में नीतीश कुमार मजबूरी के तहत एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं, और चुनाव के बाद वो वापस इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। हो सकता है 4 तारीख की शाम को वो ऐलान कर दें। वेस्ट बंगाल के अंदर भी जहां बीजेपी मजबूत थी, वहां चुनाव हो चुके हैं। अब जो इलाके बचते हैं वो टीएमसी, कांग्रेस और वाम दलों के इलाके हैं। वहाँ बीजेपी को पिछले बार के दोनों चुनावों में कभी कामयाबी नहीं मिली। 14 में और 19 में कभी कामयाबी वेस्ट बंगाल में नहीं मिली, जिन इलाकों में अब चुनाव होना बाकी है। तो अब जो चुनाव होंगे वो निचला इलाका है, मुर्शिदाबाद वगैरह जहाँ आता है ये, और बंगाल में बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट वहाँ पर हैं। तकरीबन 30% वोट वहाँ पर मुस्लिम्स के हैं। बंगाल के नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस पार्टी और वाम दल वहाँ पर इंडिया अलायंस में, और टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है। ज़ाहिरी तौर पर वो कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन उन्होंने बंगाल में समझौता नहीं किया और सभी सीटों पर टीएमसी चुनाव लड़ रही है। अब जो मुकाबला है वो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन और टीएमसी के बीच बाकी सीटों पर होना रह गया है। चुनाव आयोग ने बड़ी चालाकी की थी। जिन जगहों पर बीजेपी बहुत मजबूत है, जहां वो जीतेगी जिन राज्यों में,
वहाँ चुनाव एक फेज में करा दिए उन्होंने, जैसे गुजरात, जहाँ बीजेपी को कुछ भी हासिल नहीं होना है वहाँ पर एक बार में निपटा दिया, जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जिस जगह पर बीजेपी के जीतने की संभावना है वहाँ पर चुनाव को लंबा खींचा। छत्तीसगढ़ 14 सीटें हैं वहाँ, कई फेज में इलेक्शन। झारखंड कई फेज में इलेक्शन। कर्नाटक वहाँ भी, तेलंगाना में वहाँ भी। जिन जगहों पर उड़ीसा में संभावनाएं बीजेपी को है कि हम जीतेंगे यहाँ पर, तो वहाँ एक लंबा चुनाव रखा चुनाव आयोग ने। ये बीजेपी के लिए अब उल्टा पड़ गया। बीजेपी के खिलाफ बहुत विरोध है जनता में। न 2014 जैसे कोई मुद्दे हैं, न 2019 के जैसा पुलवामा का कोई राष्ट्रवाद का आंधी है। अब जो चुनाव हो रहे हैं वो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, रोजगार के लिए जनता लड़ रही है। चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। उससे बीजेपी के खिलाफ जो माहौल खड़ा हुआ है, तो अब ये जो चुनाव आयोग ने कार्यक्रम दिया था बीजेपी की सहमति से, वो इनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है और उल्टा पड़ गया है। उत्तर प्रदेश के जो बाकी 41 सीटों पर चुनाव होना है, यहाँ पर बीजेपी की चीखें निकलने वाली हैं। बनारस में आखिरी फेज में 1 जून को चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 36 या 38 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसमें से 14 लोग इस वक्त चुनाव मैदान में रह गए। बाकी जो भी थे सबके पर्चे खारिज कर दिए गए, नामांकन रद्द कर दिए गए चुनाव आयोग की तरफ से। श्याम रंगीला जैसे कॉमेडियन से जो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार वोट वहाँ से ले पाता, उसका भी पर्चा खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी इतने घबराए हुए हैं। पिछली बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल थे बनारस से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुख्तार अंसारी साहब थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय राय जी थे। अब की से एक संयुक्त उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से है अभी तक, अजय राय। यहाँ दलित, ओबीसी, SC ST ये तमाम वोट बहुत बड़ी तादाद में हैं। जो अपर कास्ट है वो बीजेपी से परेशान है। उन्होंने देखा है कि जो वाराणसी कॉरिडोर बनाना था, उसके लिए किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया, सड़कें चौड़ी करने के लिए मंदिरों को तोड़ा गया, और जो ऐतिहासिक एक धार्मिक पहचान थी जिस शहर की, वो पूरी तरह से बदल दी गई। अब बात ये है कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, जो बीजेपी के पक्ष में नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं, दावे किए जाते हैं, दावे होते रहेंगे कि हम 400 पार जाएंगे, कि हम 370 सीटें लाएंगे। तो अब ना 400 पार की कोई गुंजाइश है, ना 370 की गुंजाइश है। अब 200 की भी गुंजाइश नहीं है। 120 और 130 एनडीए गठबंधन, तो पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे बैठ करके। गुजरात में बीजेपी सीटें हार रही है, राजस्थान में सीटें हार रही है, मध्य प्रदेश में सीटें गंवा रही है इस बार, महाराष्ट्र में तो बिल्कुल बुरा हाल होने वाला है, बिहार में ज़्यादा कोई अच्छा चांस नहीं है। सीटें आएंगी कहाँ से? चार तारीख को जब ये नतीजे आएंगे तो क्या प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे
हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, फिर से वही बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या पद छोड़ेंगे? अगर आप देखें तो मोदी एक हिटलर की बहुत घटिया वाली कॉपी है। वो बहादुर इंसान है नहीं, झूठ बोलते हैं, वो मजबूरी है उनकी। जो ट्रेनिंग उनको मिली है आरएसएस के साथ में रह करके, तो आरएसएस में झूठ बोलने पर बहुत ध्यान दिया जाता है, बहुत पाठ पढ़ाए जाते हैं। तो वो उनकी मजबूरी है कि वो कभी सच नहीं बोलेंगे। और ये आरएसएस के लोगों को आप देखेंगे कि आरएसएस के लोग कोई भी बात करते हैं तो वो झूठ का सहारा बहुत लेते हैं। कोई ताकतवर इंसान है और वो अपराधी है, या कोई भी अपराधी है, तो उसके बाद ताकत भी होती है, पैसा भी होता है, दल बल भी होता है, मगर वो डरा हुआ रहता है। एक गरीब आदमी, एक शरीफ आदमी जो कमज़ोर होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, वो सच बोलता है। गुजरात के व्यापारियों के बारे में ये बात मशहूर है कि जब उनका कारोबार डूबता है तो वो भाग जाते हैं, विदेशों में भाग जाते हैं और गुजरात छोड़ करके भाग जाते हैं। जब वो कारोबार खड़ा करते हैं तो बहुत सारे लोगों से, बैंकों से पैसा लेकर के कारोबार खड़ा करते हैं। गुजराती अपना पैसा कारोबार में आमतौर पे नहीं लगाते हैं, वो दूसरों का पैसा इस्तेमाल करते हैं। आज के जो गुजराती हैं वो ज़्यादातर बैंकों से पैसा ले लेते हैं, जो जनता का पैसा होता है, और सरकार से उनके चूँकि करीबी ताल्लुकात रहते हैं, इसलिए उनको पैसा दे दिया जाता है। तो जो इन लोगों पर आप नज़र डालेंगे जो भागे देश छोड़ करके, पिछले 10 साल में 14-15 लाख लोग हिंदुस्तान छोड़ करके भाग गए और दूसरे मुल्कों की उन्होंने नागरिकता ले ली है। ज़्यादातर लोग उसमें आपको गुजरात के मिलेंगे, संपन्न परिवारों के मिलेंगे, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन वाले मिलेंगे, और वो मिलेंगे जिनके ऊपर साहूकारों का या बैंकों का बहुत बड़ा पैसा होगा, तो भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बनने आए थे तो कॉरपोरेट जगत भारत का उनको लेकर के आया था हाथ पकड़ के। अब वो कॉरपोरेट जगत इनसे दूर हो रहा है, परेशान है वो। आप शेयर बाज़ार को देखेंगे तो शेयर बाज़ार को मेंटेन करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए एक्स्ट्रा पंपिंग कराई जा रही है, पैसा लगवाया जा रहा है, क्योंकि जो बाज़ार में जो इन्वेस्टर है वो गुजराती है। वो गुजराती है जो प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में लाया था। छोटा जो इन्वेस्टर है वो डूबने वाला है। बड़े गुजराती कारोबारी, उनको कहा गया होगा तो अभी पैसा बाज़ार में डाल रहे हैं और शेयर बाज़ार को थामने की कोशिशों में लगे हुए हैं। फिर भी पिछले एक सप्ताह 10 दिन के अंदर तकरीबन 20,000 करोड़ रुपया लोग जो इन्वेस्टर है वो शेयर बाज़ार से निकाल चुका है। अनसर्टेनिटी शेयर बाज़ार में लोग नहीं तय कर पा रहे हैं क्या होगा। 4 फेज़ के इलेक्शन के जो रुझान हैं वो बाज़ार से भी आपको नज़र आएंगे। अब बात यह है कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से इस्तीफ़ा दे देंगे
क्योंकि अभी तक ये मान के चला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक दल के हैसियत से सबसे बड़ा दल होगी, तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको सरकार बनाने के लिए इनविटेशन राष्ट्रपति की तरफ से मिलता है। राष्ट्रपति की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास इनविटेशन आएगा कि आप सरकार बनाइए। लंबा वक्त दिया जाएगा, 10, 15, 20 दिन का। तोड़ फोड़ की संभावनाएं बहुत रहेंगी। कई सारी अब यहाँ पर सूरतें सामने आ रही हैं। एक तो ये क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी अन्य व्यक्ति को, अगर बीजेपी एनडीए के पास 180-200 के आसपास सीटें रहती हैं, तो क्या कोई अन्य व्यक्ति आरएसएस उसको सामने लेकर के आएगी? तो हम यहाँ पर रद्द किए देते हैं कि मोदी के रहते हुए आरएसएस ऐसा करना भी चाहेगी तो नहीं कर पाएगी। मोदी खुद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कुछ हो सकेगा वो दांव पे लगाएंगे। पहली बात तो ये कि उनकी कोशिश होगी कि 272 सीटें ईवीएम के ज़रिए चुनाव आयोग की मदद से जैसे भी हो वो 4 तारीख को ले आएँ, ताकि किसी तरह के कोई बाहरी समर्थन लेने की ज़रूरत न पड़े। और अगर ऐसी ज़रूरत भी पड़ती है कि उनको समर्थन लेना हो, तो वो जो बातें होती है कि नितिन गडकरी को सामने किया सकता है या राजनाथ सिंह जी को किया सकता है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को किया सकता है, तो मोदी किसी के हाथ में सत्ता नहीं जाने देंगे। उनके ऊपर बहुत पैसा लगा हुआ है बाज़ार में। अभी तो इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसका घोटाला सामने आया है। बड़ा घोटाला पीएम केयर फंड का सामने आना को रखा हुआ है। पीएम केयर फंड जो कोरोना के वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने बनवाया था, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से ज़्यादा बड़ा घोटाला है, वो सामने आने को रखा हुआ है। नई सरकार में चाहे नितिन गडकरी हो या फिर वो इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इस पर जांच होने की गुंजाइश बनी रहेगी। मोदी से खुश तो बीजेपी के भी लोग नहीं हैं। देश की जनता तो नाखुश है ही, बीजेपी के अपने अंदर के लोग भी खुश नहीं हैं। अब राजनाथ सिंह जी को जिस तरह से रखा गया है बीजेपी के अंदर, तो वो सब समझते हैं। ऐसी सूरत में मोदी जी राजनाथ सिंह साहब को या नितिन गडकरी जी को या योगी आदित्यनाथ जी को, इनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। अब यहाँ पर 2 सवाल खड़े होते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, क्या होगा? जांचें होंगी तब। पीएम केयर फंड हो या जो मौत की इंजेक्शन जो दवाइयाँ लगवाई गई उनका मामला हो, पेगासस का मामला हो, राफेल की डील है, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो PSUs दिए गए, पोर्ट, एयरपोर्ट, खदानें, जंगल, ज़मीनें मुफ्त में जो बांटी गई हैं, इन बातों को सोच करके इन्वेस्टर परेशान है और जो कॉरपोरेट जगत है वो भी परेशान है कि सत्ता जा रही है, सत्ता जाएगी तो हमारा क्या होगा। और मोदी कोई बहादुर शख्स नहीं है, वो बहुत ही अंदर से डरे हुए, इनसिक्योर महसूस करने वाला आदमी है। उनको गवर्नमेंट चलाना भी नहीं आता। 10 साल में चाहते तो सीख सकते थे। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने उस वक्त भी कोई सरकार नहीं चलाई थी, वो उनके जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो चलाते रहे थे। अभी भी वो जो ब्यूरोक्रेसी उनके पास है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है और उनके आसपास का जो दायरा है, जो लोग हैं, जो कॉरपोरेट है,
क्या उन्हें वो सत्ता छोड़ने के लिए छोड़ने देगा? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के लोग जो आज मोदी साहब के सामने खड़े होकर के हाँ जी करते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद अगले ही दिन रात को ही ये लोग फाइलें लेकर के पहुँचे होंगे। जो भी कोई इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम बनने का उम्मीदवार होगा, जा कर के वहाँ सलाम करेंगे और कहेंगे साहब ये रही फाइल, आप हुक्म करें, हम तो मजबूर थे। ये बात है, समझते हैं सब लोग। अब मोदी साहब को जो परेशानी है, जो बार बार बयान उल्टे सीधे देते हैं, तो जो नाव डूबने वाली है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये नाव साहिल पे पहुंच जाए, डूबने से बच जाए। लेकिन उसमें छेद इतने हो चुके हैं नाव के अंदर, और ये समंदर के अंदर नाव है, मझधार में फंसी हुई है, तूफान आया हुआ है, वो साहिल तक नहीं पहुंचेगी, वो डूब के रहेगी। अब जब नैया डूबेगी तो जो खींचने वाले थे नैया को, उनका क्या होगा? जिन्होंने लूटा है देश को, उनका क्या होगा? सोचें आप भी। 4 तारीख को इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। हिटलर का एक जो घटिया वर्जन है वो बनने की कोशिश 10 साल में की गई। न मोदी रहा, न वो हिटलर बन पाया, न वो देश के काम आ सका, न धर्म के काम आ सका। वो झूठ बोल करके अपने नाम पर अपनी और चीज़ों को, औरों के किए हुए को अपने आप ही क्रेडिट दे दे करके खुश होते रहे। ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। यूक्रेन की जंग उन्होंने रुकवा दी थी, गाजा में उन्होंने जंग को रुकवा दिया रमज़ानों के दौरान। आप हंसे मुस्कुराएं। कुदरत न जाने कैसे कैसों को दे देती है, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे ऐसों को दिया है। किस्मत है। ऐसे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हैरानी होती है। जिनको कुछ आता नहीं, जो बोझ साबित हुए, किसी का भी तो आप फ़ायदा नहीं कर पाए। आपको मुसलमानों से दुश्मनी थी, आप मुसलमानों का 10 साल में काम तमाम करते, वोटर का जो अधिकार है वो ख़त्म करना था और काम करने थे। आपने सबको ही तबाह कर दिया, हिंदू समाज को तबाह कर दिया, मुसलमानों को कर दिया, गरीब की रोटी छीन ली आपने, मिडिल क्लास बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कोरोना में आपने तबाही मचा दी, नोटबंदी की लाइनों में लोगों को खड़ा करके मरवाया। ये जो जीएसटी है, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा इस पर बात करेंगे किसी वक्त तफसील से। इसके जरिए बहुत बड़े अचीवमेंट्स हासिल किए गए अपने जो कॉरपोरेट से, उनको हेल्प करने के लिए। जीएसटी भी ऐसे ही नहीं लगाया गया था। पहले 5% 7% टैक्स हुआ करता था, फिर इन्होंने 27% तक उसको लेके पहुँचे। किसी को पता नहीं कैसी जीएसटी होती है, क्या होती है। जो उसके वकील थे वो नहीं जानते थे। नोटबंदी कर दी, एक दिन में 3-3 4-4 बार आरबीआई की गाइडलाइंस आती थी। कौन सा रूल कब बदल गया बैंक वालों को पता नहीं होता था। बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। काला धन बाहर से आना था, वो काला धन सब यहीं पे इस्तेमाल हुआ है। ये सारे खुलासे होंगे सत्ता परिवर्तन होते ही।
और बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ अब देखने को मिलेंगी आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीजिंग न्यूज़। मुमकिन हुआ करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।